Hello everyone, welcome back to the Learning Platter CS for the crash course related to the post basic computer instructor. तो आज हमारा डे 2 है इस कोर्स का। ठीक है, तो अगर आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आप ये कोर्स देख सकते हैं, तब भी ये कोर्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सिलेबस, कुछ एडिशंस के साथ है। ठीक है, तो वो एडिशंस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बेसिक और एज वेल एज सीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट होंगे, जो भी वीडियोस होंगे, उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए, फर्स्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओवरव्यू ले लिया था, इनपुट डिवाइसेस डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस से, देन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे डेटा का और कॉन्सेप्ट देखेंगे फाइल्स का। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस से। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, तो देखिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आउटपुट क्या होता है। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है हमारे से और कुछ प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, जब भी आउटपुट जनरेट करता है सिस्टम, तो वो किसके लिए होती है, यूज़र के लिए होती है। अल्टीमेटली किसके लिए है, वो यूज़र के लिए। तो हम कुछ भी इनपुट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और वो प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। तो डेटा से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, यूज़र को कन्वे करता है। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, उसे डिस्प्ले भी करा सकता है मॉनिटर के ऊपर, प्रिंट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसा हम करेंगे, कमांड देंगे, वैसे ही कंप्यूटर करेगा। ठीक है, या तो हम डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, या हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या हम स्पीकर के थ्रू, हेडसेट के थ्रू सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं हमारे आउटपुट की, या तो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, दो कैटेगरीज हैं, क्या है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या होती है, देखिए फिजिकल फॉर्म ऑफ आउटपुट इज नोन एज हार्ड कॉपी। तो अगर हमारे पास किसी पेपर पे आउटपुट आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और ये परमानेंट एंड स्टेबल फॉर्म होती है आउटपुट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिस्टम में इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम पेपर के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, प्रिंटर की हेल्प से, प्लॉटर की हेल्प से, या माइक्रोफिल्म्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी सिस्टम में इंफॉर्मेशन है उसे एक पेपर पे क्या किया, हमने ले लिया है, प्रिंट करवा ली है, तो उस क्या बोलेंगे, हम हार्ड कॉपी बोलेंगे। अभी सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक वर्जन किसी भी आउटपुट का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, तो अब जो जर्नली कहाँ पे रहेगी, कंप्यूटर की मेमोरी में ही रहेगी। ठीक है, उसे हम पेपर पे नहीं ले रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी की तरह सॉफ्ट कॉपी क्या परमानेंट फॉर्म नहीं है आउटपुट की, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए या कुछ भी हम डिलीट कर दें फाइल, तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको नहीं अवेलेबल होगी फिर। ठीक है, इट इज़ ट्रांजिएंट एंड इज यूजुअली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। हम इसे स्क्रीन की हेल्प से, मतलब स्क्रीन पर क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं फाइल को, और वो फाइल हमें क्या होती है, स्क्रीन पे दिख जाती है। मॉनिटर्स, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम्स, प्रोजेक्टर्स की हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड्स की हेल्प से, हेडफोन एंड हेडसेट्स की हेल्प से हम जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो तरह की आउटपुट्स होती हैं, हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आते हैं प्रिंटर। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस वो क्या है, प्रिंटर। अब इसका जो ये चार्ट है ये आपने याद रखने, कई बार सिंपली पूछ लिया जाता है कि डेजी व्हील प्रिंटर किसकी कौन से प्रिंटर की टाइप है, कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, या लेज़र प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर है ये। ठीक है, या इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये चार्ट आपने याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रिंटर दो तरह का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्दर हमारे पास आता है कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर वो होते हैं जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, एक एक कैरेक्टर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर जो भी लाइन है आपकी सीक्वेंस में, वो लाइन क्या करते रहते हैं, प्रिंट करते रहते हैं, एक एक लाइन क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं एक तरफ हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे आपके पास होते हैं लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर मेनली। ठीक है, ये क्या लेज़र प्रिंटर क्या करते हैं, कंप्लीट पेज एक बार में ही प्रिंट कर देते हैं। ठीक
ठीक है। तो देखिए कैरेक्टर प्रिंटर में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं, डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, कौन कौन से दो प्रिंटर होते हैं कैरेक्टर टाइप में? डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर में हमारे पास ड्रम प्रिंटर होता है और चेन प्रिंटर होता है। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर क्या करेंगे? एक लाइन एक बार में प्रिंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैसे प्रिंट करते हैं कैरेक्टर को? बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। ठीक है, तो इस वाले प्रिंटर्स में जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होती हैं इनमें क्या होती है? स्ट्राइकिंग होती है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कोई स्ट्राइकिंग नहीं होती है। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं? लो कंज्यूमेबल कॉस्ट होती है। ठीक है, लो कंज्यूमेबल कॉस्ट होगी। नॉइसी होती हैं ये, क्योंकि स्ट्राइकिंग हो रही है हर बार, तो क्या होंगे? नॉइसी रहेंगे। यूज़फुल तब होंगे जब बल्क में प्रिंटिंग करनी है, क्योंकि इनकी कॉस्ट क्या रहती है? लेस रहती है। तो बल्क में अगर प्रिंटिंग करते हैं तो ये यूज़फुल रहते हैं। और फिजिकल कॉन्टैक्ट रहेगा इसमें पेपर के साथ जब भी प्रोड्यूस करनी होगी कोई भी इमेज। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। ठीक है, दो तरह के हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। ये दोनों क्या हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर में हमने देखा कौन कौन से थे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से हैं? डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो देखिए ये हमारी जो पिक्चर है ये किसकी है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की है। ये ओल्डेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और एक कैरेक्टर एक बार में क्या करता है? प्रिंट करता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट करेगा। इट प्रिंट कैरेक्टर्स एंड इमेजेस एज पैटर्न्स ऑफ डॉट्स। तो देखिए इसका नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये क्या करता है? डॉट की फॉर्म में। ठीक है, अगर हमने पी लिखना है तो इस तरह से डॉटेड क्या होगा? पी लिखा जाएगा। देन प्रिंटर आर लिखना है तो इस तरह से क्या लिखा जाएगा? प्रिंटर लिखते हुए आर इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें फील नहीं होता, लेकिन डॉट्स की फॉर्म में हमेशा कैरेक्टर क्या होता है? प्रिंट होता है। सो द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड जब हम कैरेक्टर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मेजर करेंगे तो वो किस में होगी? कैरेक्टर पर सेकेंड में होगी। ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं होते हैं। ठीक है, और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है इनकी। ठीक है, ये आपका क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देन हमारे पास आता है डेजी व्हील प्रिंटर। इसको हमने क्यों ऐसा नाम दिया हुआ है? देखिए डेजी व्हील का क्या मतलब है? यहाँ पे डेजी जो एक फ्लावर होता है उसकी तरह इसकी क्या है? पेटल्स हैं। ठीक है, जैसे एक फ्लावर की पेटल्स होती हैं उसी तरह इसमें यूज़ की गई हुई हैं, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज द प्रिंट हेड ऑफ दिस प्रिंटर रिजेंबल्स अ डेजी फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर। और इसकी जो प्रिंटिंग आर्म्स है वो किस तरह से? पेटल्स की तरह है। तो एक एक पेटल एक बार में क्या प्रिंट करेगी? इन पेटल्स पे क्या है? कैरेक्टर्स हैं, तो और वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दीज प्रिंटर्स आर कॉमनली रेफर टू एज लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स एज द प्रिंट क्वालिटी इज एज गुड एज दैट ऑफ अ हाई क्वालिटी टाइपराइटर। ठीक है, तो इन प्रिंटर्स को हम क्या बोलते हैं? लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी है वो क्या है? अच्छी है। ठीक है, वो जैसे हाई क्वालिटी टाइपराइटर्स की होती है वैसे ही इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो होती है। सो डेजी व्हील प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन आउटपुट एंड मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डेजी व्हील जो प्रिंटर्स होते हैं इनकी जो रेजोल्यूशन होता है वो भी हाई रहता है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन आउटपुट देते हैं ये, और इसी वजह से ये ज़्यादा रिलायबल हैं अगर हम कंपेयर करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। नेक्स्ट वी हैव ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या है? आपका लाइन प्रिंटर है। ठीक है, हमने देखा इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं और लाइन प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और डेजी व्हील प्रिंटर आता है। लाइन प्रिंटर में हमारे पास ड्रम प्रिंटर आता है और चेन प्रिंटर आता है। ठीक है, तो ये ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर क्या है? आपका एक लाइन प्रिंटर है। दैट मीन्स ये एक लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, यही चीज़ें आपने याद रखनी है, इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा लाइन प्रिंटर है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, और कुछ और फीचर्स पूछ लिए। ठीक है, तो ये एक लाइन प्रिंट करेगा एक बार में और इसकी स्पीड जो है हाई रहेगी। ठीक है, कंपेयर करें अगर कैरेक्टर से, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, और कैरेक्टर फॉन्ट्स कैन नॉट बी चेंज। जो फॉन्ट्स हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते ड्रम प्रिंटर्स में। इसमें ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ड्रम की तरह यूज़ होता है, तो इसलिए इसे नाम दे दिया जाता है ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट वी हैव चेन प्रिंटर। तो देखिए चेन में हमारे पास, देखिए इसमें चेन की तरह ये यूज़ किया जा रहा है।
ठीक है। इसी तरह से, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, चेन प्रिंटर बोला जाता है। सो इस प्रिंटर में क्या होता है, चेन ऑफ कैरेक्टर सेट्स इज यूज, ठीक है। चेन यूज़ की जाती है कैरेक्टर सेट्स की, और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है एक लाइन में जिस भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की, वहाँ पे प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो चेन यूज़ की जाती है कैरेक्टर सेट्स की, तो इसी वजह से इसे क्या यूज बोला जाता है, चेन प्रिंटर बोला जाता है। स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट में हैव 48, 64 और 96 कैरेक्टर्स। तो इसमें 48 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं और 98 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो देखिए ये बैंड है, ये बैक ऑफ पेपर है, ये पेपर दिख रहा है आपको, ये पेपर लगा हुआ है, ठीक है। एंड देन प्रिंट हैमर्स, यहाँ पे हैमर प्रिंट होगा करेगा, और ये रिबन है यहाँ पे, और कुछ देखिए यहाँ पे इस तरह से चेन के ऊपर कैरेक्टर्स आप देख पा रहे हैं, ये खुदे हुए हैं, ठीक है, एम्बॉस्ड हैं, ठीक है, जिन्हें ऑलरेडी बने हुए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, फिर प्रिंटिंग हो जाती है। देन वी हैव नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट करते हैं कैरेक्टर्स विदाउट द रिबन, विदाउट यूजिंग द रिबन, और ये कंप्लीट पेज एक बार में क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो दो तरह के दो प्रिंटर्स हैं हमारे पास इस कैटेगरी में, लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स। फीचर्स क्या रहेंगे इनके, फास्टर होते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स से, नॉइसी नहीं होते, क्वालिटी अच्छी होती है, और बहुत सारे फॉन्ट्स को और कैरेक्टर साइज़ को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम वर्ड में हम कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, कोई भी हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर साइज़ चूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर साइज़ हैं हमारे पास, ठीक है। उनमें से कोई भी चूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली हमें प्रिंट आउट मिल जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में हमारे पास दो प्रिंटर आते हैं, जैसा हमने देखा, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर किस तरह से वर्क करता है, ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो ये टच नहीं करेगा पेपर को, जब भी कोई भी इमेज या कोई भी आउटपुट जनरेट करनी है पेपर के ऊपर, तो ये कभी भी पेपर को टच नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। डायरेक्ट कोई स्ट्राइकिंग नहीं हो रही है। तो ये क्या करता है, देखिए इट यूजेज अ सीरीज ऑफ नॉजल्स टू स्प्रे ड्रॉप्स ऑफ इंक डायरेक्टली ऑन टू द पेपर, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ नॉजल्स यूज करता है ताकि ये स्प्रे कर पाए क्या, ड्रॉप्स ऑफ इंक्स, ठीक है। ड्रॉप्स ऑफ इंक्स क्या करता है, पेपर के ऊपर डालता रहता है ताकि क्या होती रहेंगी, इमेज क्रिएट होती रहे, ठीक है। जो भी इमेज क्रिएट करनी है, जो कुछ भी आउटपुट चाहिए, वो क्या होता रहता है, जनरेट होता रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये टच नहीं करेगा पेपर को, क्या करेगा, सीरीज ऑफ नॉजल्स यूज करता है टू स्प्रे ड्रॉप्स ऑफ इंक डायरेक्टली ऑन टू द पेपर टू क्रिएट एन इमेज, ठीक है। तो इस तरह से इंकजेट प्रिंटर हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेज़र प्रिंटर। तो देखिए लेज़र प्रिंटर प्रोवाइड करता है हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स टुडे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे अगर हम देखें तो लेज़र प्रिंटर ही यूज़ किया जाता है। थोड़ा एक्सपेंसिव है तो अकॉर्डिंगली लोग इंकजेट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरी करता है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग परचेज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रिंटर विच ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ अ फोटोकॉपी मशीन, ठीक है। तो जैसे फोटोकॉपी मशीन वर्क करती है, स्कैन किया और वापस से हमें उसी की हार्ड कॉपी एक और दे दी, तो इसी तरह से यहाँ पे लेज़र प्रिंटर वर्क करता है। ये प्रिंट कर सकता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स विद अ वेरी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आता है। अभी आजकल तो 3-in-1 भी आने लगे हैं, ठीक है। तो उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, स्कैनर, प्रिंटर एंड फोटोकॉपियर मशीन, ठीक है। वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रा प्रिंटर, द सेम वी वर टॉकिंग अबाउट। सो देखिए हाइब्रिड डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाइड्रा प्रिंटर का क्या है फुल फॉर्म, हाइब्रिड डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन एपरेटस, ठीक है। हाइड्रा प्रिंटर में हाइड्रा की फुल फॉर्म क्या रहेगी, हाइब्रिड डॉक्यूमेंट, देन आर रिप्रोडक्शन, ए इज फॉर एपरेटस। Printer, popularly known as all-in-one printer, is the device that consolidates the capabilities of multiple devices in one machine, ठीक है। तो ये ऑल इन वन प्रिंटर है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कई सारे डिवाइसेस को एक ही मशीन में यूज़ कर रहे हैं, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन, इन सबको क्या करें, एक ही मशीन में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रिंटर्स को क्या बोला जाता है, हाइड्रा प्रिंटर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, हाइड्रा प्रिंटर बोला जाता है। और हाइड्रा की फुल फॉर्म क्या है, हाइब्रिड डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन एपरेटस प्रिंटर। तो ये नेक्स्ट वी हैव प्लॉटर्स। तो देखिए प्लॉटर्स भी हमारे का आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी देता है। सिमिलर है, ये प्रिंटर की तरह ही है, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉ किसकी हेल्प से करता है, पेन की हेल्प से करता है, ठीक है। किसकी हेल्प से कर रहा है, पेन की हेल्प से कर रहा है। सो प्लॉटर क्या है, पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस है
जो कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है ताकि कुछ हमें ग्राफिक्स मिले, वेक्टर ग्राफिक्स मिले, जिसमें मेनली क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, तो देखिए किस किस चीज़ के लिए, जैसे चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, ब्लूप्रिंट्स हो गए, मैप्स हो गए, सर्किट डायग्राम्स हो गए, इस तरह के लाइन बेस्ड जो डायग्राम्स होती हैं उनके लिए जर्नली हम क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर्स यूज़ करते हैं। तो देखिए साइज़ भी इसका जो पेपर का होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमें चार्ट्स जो इस तरह के डिज़ाइंस के लिए चाहिए रहता है वो जब भी चाहिए होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मॉनिटर्स। तो देखिए मॉनिटर्स क्या है, अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू अभी पढ़ रहे हैं तो आप किसके ऊपर देख रहे हैं, मॉनिटर के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर को यूज़ कर रहे हैं आप आउटपुट के लिए। सो मॉनिटर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आउटपुट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए जर्नली हम किसे यूज़ करते हैं, मॉनिटर को यूज़ करते हैं। टीवी लाइक डिस्प्ले होता है, कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जहाँ पे हम आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखिए, तो हमारे पास डिफरेंट तरह से मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स अवेलेबल हैं, एलसीडी मॉनिटर्स अवेलेबल हैं, एलईडी मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। ठीक, तो अलग अलग तरह के मॉनिटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, देन एलसीडी मॉनिटर्स, इसी तरह से एलईडी मॉनिटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अभी आजकल तो नहीं इतने ज़्यादा, नाउ डेज तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स जो थे पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में आते थे। ठीक है, तो अभी तो एलईडीज़, एलसीडीज़ ये सब चल पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो देखिए पहले जो होते थे मॉनिटर्स वो सीआरटी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते थे, और ये इनके जो ट्यूब्स वगैरह होती थी और बिल्कुल ये वो स्ट्रक्चर जो होता था टेलीविजन्स की तरह ही होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक बीम है, यहाँ से ये कनेक्टर पिन्स हैं, कैथोड है, हीटिंग फिलामेंट है, बेस है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या रहती थी, स्ट्रक्चर में होती थी। इसके सीआरटी का ये पूरा क्या दिखाया हुआ है, किस तरह से वर्किंग करती है, यहाँ से यही चीज़ें समझते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेट होती है। ठीक है, और कलर्ड है तो ब्लैक एंड वाइट आपको पिक्चर विजिबल होगी, सॉरी ब्लैक एंड वाइट होगा तो ब्लैक एंड वाइट ही पिक्चर अवेलेबल होगी, तो और अगर कलर्ड होगा तो आपको कलर्स भी विजिबल होंगे। पहले जो आते थे ब्लैक एंड वाइट आते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसा नहीं है शुरू से जैसे हम अभी देख रहे हैं ये मॉनिटर्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें इसी तरह से आती थी। पहले क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन्स होती थी, देन शिफ्ट हो गई कलर्ड में। ठीक है, और धीरे धीरे जो बल्कि होता था मॉनिटर वो स्लिम होता चला जा रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता जा रहा है। देन हमारे पास आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लेयर्स होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट लाइट सोर्स नोन एज बैक लाइट मेक्स अप द रियर मोस्ट। ठीक है, ये बैक लाइटिंग है, रियर मोस्ट लेयर। ठीक है, सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है वो बैक लाइट लेयर होती है। ठीक है, तो नाउ अडेज नियरली एवरी कलर एलसीडी यूजेस अ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किया जाता है, जिसे एक्टिव मैट्रिक्स भी बोला जाता है, एक्टिवेट करने के लिए हर सेल को। ठीक है, तो टीएफटी बेस्ड एलसीडी क्रिएट्स शार्प ब्राइट इमेजेस एज कंपेयर टू प्रीवियस एलसीडी टेक्नोलॉजीज। तो पहले एलसीडी में भी जैसे वही है कि सिंपल वाले आते होंगे, फिर टीएफटी बेस्ड आने लगे। ठीक है, तो और टीएफटी बेस्ड जो हैं जिनमें क्या यूज़ किया जा रहा है, टीएफटी मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसकी वजह से शार्प ब्राइट और इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मॉनिटर्स में आपके पास आता है कि सीआरटी मॉनिटर्स चलते थे पहले, फिर एलसीडी आए, एंड देन एलईडी मॉनिटर्स भी चल रहे हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस प्रोजेक्टर। तो देखिए प्रोजेक्टर भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, जो भी हमारे स्क्रीन पर विजिबल है। ठीक है, तो स्क्रीन पे तो 2-4 लोग ही अगर आसपास बैठेंगे तो दिख पाएगा। प्रोजेक्टर की हेल्प से हम उसे किस पे, पूरी एक लार्ज स्क्रीन पर शो कर पाते हैं। ठीक है, एक लार्ज स्क्रीन पे शो कर पाते हैं ताकि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत से लोग इकट्ठा उसे क्या कर पाएँ, देख पाएँ। ठीक है, तो कई बार क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, मीटिंग्स हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ किए जाते हैं, प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि क्लासेस में भी, कॉलेजेस में, स्कूल्स में आजकल यही चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो इकट्ठा विजिबल हो। तो देखिए एलसीडी प्रोजेक्टर्स होते हैं और डीएलपी प्रोजेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इनकी एक तो एलसीडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था, इट इज़ द एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स। Most of today's LCD projectors contain 3 separate LCD glass panels.
ठीक है। तो अलग अलग पैनल्स होते हैं इसमें, ग्लास पैनल्स होते हैं, देखिए रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू अलग अलग पैनल्स होते हैं, रेड हो गया, देन आपके पास ब्लू आ गया और साथ में ग्रीन भी होता है, ठीक है। अलग अलग पैनल्स होते हैं ताकि आपको कलर्ड इमेज दिख पाए, सही से विजिबल रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएलपी प्रोजेक्टर। तो देखिए डीएलपी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। क्या है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। और इट वाज डेवलप्ड बाय, ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कि ये एक ऑनर है और कौन है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कौन है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। और डीएलपी यूज करती है डिजिटल मिरर डिवाइस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चिप इसमें यूज की जाती है, दैट हैज थाउजेंड्स ऑफ टाइनी मिरर्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पिक्सल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी वर्किंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं अवेलेबल। तो एलसीडी प्रोजेक्टर्स और डीएलपी प्रोजेक्टर्स हैं, इसमें जो जो भी शॉर्ट फॉर्म्स आपको मिल रही हैं उनकी आपको फुल फॉर्म्स देखनी है क्या होती हैं, ठीक है। और कौन सा कॉन्सेप्ट मेनली यूज़ हो रहा है, लाइक ये किसका प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। देन हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड। देखिए प्रोजेक्टर की जगह आजकल क्या है, वाइट बोर्ड ही किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेक्टिव क्या है, प्रेजेंटेशन डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम क्या करें, डिस्प्ले करें जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे सिस्टम में है तो उसके थ्रू क्या करें, सब चीज़ें डिस्प्ले करा पा रहे हैं, लाइक डिजिटल इमेजेस, ड्राइंग्स, टेक्स्ट डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। वॉल पे इसे लगा दिया जाता है, स्कूल्स में आजकल वाइट बोर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ किए जाते हैं और कैन बी क्लासिफाइड इनटू टच बेस्ड वाइट बोर्ड, पेन बेस्ड वाइट बोर्ड, वाई रिमोट, आईआर बेस्ड वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, टच बेस्ड वाइट बोर्ड एंड पेन बेस्ड वाइट बोर्ड एंड वाई रिमोट, आईआर बेस्ड, पेन बेस्ड वाइट बोर्ड, ठीक है। तो टच करके अगर जैसे आपने भी प्रेजेंटेशंस देखी होंगी, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि अलग अलग आजकल लेक्चर्स होते हैं जो चैनल्स पे, ठीक है। कहीं पे वाइट बोर्ड की हेल्प से टच बेस्ड होता है, कहीं पेन बेस्ड होता है, ठीक है। अलग अलग ये टेक्नोलॉजीज हैं इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड में। नेक्स्ट वी हैव हेडफोन्स एंड आवर हेडसेट। तो देखिए हेडफोन क्या है, एक ऑडियो डिवाइस है इक्विप विद अ पेयर ऑफ स्पीकर्स विच आर अटैच टू हेड स्ट्रैप वोन बाय द यूजर, ठीक है। तो ये आपका एक पेयर ऑफ स्पीकर्स और हेड स्ट्रैप है जो हम वियर करते हैं और साथ कुछ भी ऑडियो जो है वो हम लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हेडफोन्स आर यूज्ड विद ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज पोर्टेबल कंप्यूटर्स, सीडी डीवीडी प्लेयर्स, MP3 प्लेयर्स, आईपॉड्स, इनके साथ सबके साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कुछ भी सुनना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीकर्स की हेल्प से सुनने की बजाय हेडफोन और हेडसेट्स यूज़ कर सकते हैं। और हेडसेट में देखिए आपके पास स्पीकर्स होंगे और साथ के साथ माइक्रोफोन भी होगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप कुछ भी इनपुट भी दे पा रहे हैं, ठीक है। तो हेडसेट जो है आपका ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस में काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रोफोन की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, इनपुट भी दे पा रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं और साथ के साथ दूसरे एंड पे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। सो हेडसेट अगर पूछा जाता है आपका तो ये इसमें दोनों ही डिवाइसेस हैं, इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी इसे कंसीडर किया जाएगा। देन वी हैव कंप्यूटर टर्मिनल्स। तो देखिए कंप्यूटर टर्मिनल्स भी हमारे क्या है, स्पेशल यूनिट है दैट कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो देखिए जो हमारा कंप्यूटर टर्मिनल है उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड यूज़ किया जा रहा है इनपुट के लिए, मॉनिटर यूज़ किया जा रहा है आउटपुट के लिए, ठीक है। तो जो भी हमारा सिस्टम है उसे क्या बोल दिया जाता है, इसलिए टर्मिनल को क्या बोल दिया जाता है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी बोल दिया जाता है। तो डंप टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल्स अलग अलग होते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, डंप टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल्स, ठीक है, जो एग्जैक्टली आपके क्या सिस्टम्स नहीं है लेकिन टर्मिनल्स, कंप्यूटर टर्मिनल्स हैं वो, ठीक है। तो टर्मिनल जिसमें जो भी अपनी कोई प्रोसेसिंग नहीं है और कुछ भी अपने पास स्टोर नहीं कर पा सकता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, डंप टर्मिनल होता है। अभी जब भी मिनी कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये तो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, इसमें तो हम डायरेक्ट ही अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ और इंटरमीडिएटर नहीं है। लेकिन अगर मिनी कंप्यूटर्स के साथ या और आगे आपको मेन फ्रेम्स के साथ कनेक्ट करना होता है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अलग अलग टर्मिनल्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इंडिविजुअली क्या है, उनमें कई बार क्या होता है, ना तो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना ही उनमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। जस्ट वो कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं टर्मिनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल्स जो होते हैं वो आपके डंप टर्मिनल्स भी होते हैं, स्मार्ट टर्मिनल्स भी होते हैं और इंटेलिजेंट टर्मिनल्स भी होते हैं। तो जिन भी टर्मिनल्स में ना तो कोई प्रोसेसिंग और ना ही कोई प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी होगी वो कौन से होंगे, डंप टर्मिनल्स होंगे।
स्मार्ट टर्मिनल्स कौन से होते हैं? जिनमें बिल्टिंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है और मेमोरी होती है, लेकिन उनमें कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है उनमें, ठीक है। और इंटेलिजेंट टर्मिनल्स कौन से हो जाएंगे आपके? जिनमें मेमोरी है, इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर है और जो अपने आप में प्रोग्रामेबल भी हैं, ठीक है। तो वो कौन से हो जाते हैं? इंटेलिजेंट टर्मिनल्स हो जाते हैं, ठीक है। सो ये थे आपके डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले तो हम देखेंगे एनालॉग डेटा एंड डिजिटल डेटा क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंस होता है। देन हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें हम मेनली ये 3 या 4 ऑक्टल भी साथ में, ठीक है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ये नंबर सिस्टम्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉग डेटा से, एनालॉग सिग्नल से। तो एनालॉग जो डेटा होता है हमारा, वो किस फॉर्म में होता है? देखिए कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है। इस तरह से होता है हमारा एनालॉग डेटा, जिसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट वैल्यूज, यहाँ पे जो भी हमारी डिफरेंट वैल्यूज हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे एनालॉग सिग्नल के थ्रू, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल्स में हम कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं? साइन वेव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं? साइन वेव्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? एनालॉग सिग्नल होता है, जहाँ पे आपका क्या है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्क्रीट नहीं है कि कुछ फिक्स वैल्यूज़ नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है एनालॉग में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होने की वजह से, ठीक है। तो जो आगे हम जो डिस्क्रीट देखेंगे, देखिए इसमें कुछ फिक्स वैल्यूज़ ही पॉसिबल हैं, ठीक है। जो इनफाइनाइट होती हैं, फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो ऑलरेडी फिक्स की हुई हैं, उन्हीं में से हम क्या कर पाते हैं? यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल डेटा क्या है? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने कोआ में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो है 0 और 1, इसी तरह से अगर -1 जा रही है तो इधर भी जा सकते हैं, 2 जा रही है तो 2 में ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। जो भी फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ है, कुछ भी जो भी आप दे पा रहे हैं वैल्यूज़, वो उसके थ्रू जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या है? डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल में आपका डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट होता है और सिर्फ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ ही अलाउड होती हैं। तो देखिए जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, अभी माइक्रोफोन आप यूज़ कर रहे हैं, तो माइक्रोफोन में जब वायर्स के थ्रू डेटा है ना, ये एनालॉग फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन अब कंप्यूटर क्या समझता है? देखिए 0 और 1 की फॉर्म समझता है सिर्फ। तो कंप्यूटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कन्वर्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं। अब डिजिटल से वापस देखिए, अब आप सुन रहे हैं, आप इस क्लास को सुन रहे हैं, जब मैं बोल रही हूँ माइक्रोफोन की हेल्प से और सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम में जाके वो 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए टू डी कन्वर्टर यूज़ हो रहा है, और जब मैं जो बोल रही हूँ वो आप जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है और आप सुन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है? D to A कन्वर्टर, दैट मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारी ऑडियो और वीडियो जब भी होगी, ठीक है, तो वो हमेशा वायर्ड से जब ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पे, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? एनालॉग फॉर्म में होती है, और उसे कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में। और कंप्यूटर से जब भी हम कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ सुन रहे हैं तो क्या यूज़ होगा? हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज़ होगा, और जो भी डिजिटली कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो आपको फिर सुनाई देगी जब वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक डिवाइस को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। देखिए मॉडेम की अगर हम बात करें, मॉडेम की शॉर्ट फॉर्म है, मॉडेम एक शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये भी एक डिवाइस है, ठीक है। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कन्वर्जन ऑफ डिजिटल डेटा टू एनालॉग फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। और वाइस वर्सा, दैट मीन्स एनालॉग टू डिजिटल जब हम कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इंटरनेट पे काम करते हैं, जब भी हमारा डेटा वायर्स के थ्रू ट्रैवल करेगा, तो वो एनालॉग फॉर्म में ट्रैवल करेगा। कंप्यूटर सिस्टम में वो डिजिटल फॉर्म में होगा, लेकिन जब भी वो ट्रैवल करेगा तो किस फॉर्म में कर रहा है? एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। जब भी टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा? एनालॉग फॉर्म में होगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है? मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम इंटरनेट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ एन एसेंशियल पीस ऑफ हार्डवेयर वेयर 2 डिजिटल डिवाइसेस से 2 कंप्यूटर्स वांट टू कम्युनिकेट ओवर एन एनालॉग ट्रांसमिशन चैनल, ठीक है। तो जब भी 2 कंप्यूटर्स हैं हमारे और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कौन सा डिवाइस हमें यूज़ करना पड़ता है? मॉडेम हमें यूज़ करना पड़ता है।
तो देखिए कन्वर्टर्स इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। कन्वर्टर ये देखिए एनालॉग फॉर्म में है, तो A to D जब कन्वर्टर यूज़ किया जाएगा तो वो इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपका डेटा आ जाएगा डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक ही इसके लिए वेव के लिए हम ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ को यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, इस तरह से आ जाता है आपका डेटा, ठीक है। तो एनालॉग से डिजिटल में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, और अगर डिजिटल है तो एनालॉग में देखिए इस तरह से आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के जो सेंटर पॉइंट है उन्हीं को कंबाइन करके आपका क्या आ जाता है, एनालॉग डेटा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है डेटा। अगर एनालॉग्स में है तो डिजिटल में, डिजिटल में है तो एनालॉग, ये कन्वर्ट करते रहना पड़ता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमारे पास आता है नंबर सिस्टम, और उसमें हमारे पास आते हैं 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स जो हम स्टडी करेंगे, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। चलिए तो देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम डिफाइन करता है सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। तो देखिए अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो क्या डिफाइन कर रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या बता रहा है कि इन वैल्यूज में 0 और 1 की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी चीज को। डेसिमल क्या बताता है कि 0 से 9 में आप क्या कर सकते हैं, एक सेट ऑफ वैल्यूज दे देता है कि हाँ इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने रिप्रेजेंट करना है, जो भी क्वांटिटी है, चाहे वो 1000 है, चाहे 2000, 1500 है, चाहे कुछ भी है, जो भी वैल्यू है, तो आप किस में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, 0 से 9 की इन्हीं वैल्यूज में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बेस एंड रेडिक्स। बेस या रेडिक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया जाता है। बेस क्या होता है या रेडिक्स ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिजिट्स इट यूजेस टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन द सिस्टम। तो देखिए बेस या रेडिक्स किसी भी नंबर सिस्टम का क्या होता है, वो नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। बाइनरी अगर हमारा नंबर सिस्टम है तो उसका बेस या रेडिक्स क्या है, 2 है। सो दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स हम उसमें यूज कर रहे हैं उस बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। सो इसी तरह से अगर डेसिमल लेते हैं, डेसिमल में हम 0 to 9 यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स 10 digits we are using, so that's why its base or radix is 10. Octal में we are using 0 to 7, that means 8 digits we are using, that's why its base and radix is 8. So base और radix आपका क्या specify करते हैं, number of digits that you are using to represent any number in that particular system. So आपका डेसिमल में बेस या रेडिक्स क्या होता है, 10, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 एंड हेक्साडेसिमल में 16। स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 यूनिक सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। काउंटिंग अगर हम करें तो देखिए 10 सिंबल्स हैं, तो इसलिए इसका रेडिक्स क्या है, 10 है। और ये क्या है, पोजीशनल वेटेड सिस्टम है, ठीक है। पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या दिया जाता है, वेट दिया जाता है। हम छोटे होते भी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पढ़ते थे, ठीक है। तो अगर हमने 2200 लिखा है तो देखिए इस 2 की अगर फेस वैल्यू देखें तो दोनों की 2 है, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू देखें तो इसकी 200 है और इसकी क्या है, 2000 है, ठीक है। तो प्लेस के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका वेट है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पोजीशनल वेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये भी क्या है, पोजीशनल वेटेड सिस्टम है। पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं, ये 2⁻0 है, 1 है, 2⁻2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। पोजीशन के अकॉर्डिंग ही क्या है, इनका वेट डिसाइड होता है, ठीक है। इसी तरह से हमने अगर कोई भी डेसिमल लेते हैं उसमें भी 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 इस वाले के साथ 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 मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या आ जाता है, उसका पर्टिकुलर पोजीशन की प्लेस वैल्यू आ जाती है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस आपका बाइनरी भी क्या रहेगा, पोजीशनल वेटेड सिस्टम रहेगा। इसमें 2 यूनिक सिंबल्स हैं, 0 एंड 1, इसलिए इसका बेस या रेडिक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में यहाँ ये आपने 0 से लेके 15 तक याद कर लेने हैं, ठीक है। 0000001, देन 0010, 0011, देन 10005, 6, 7, इस तरह से 15 तक जो है हमारे, ये अगर ये डेसिमल नंबर है तो ये 15 तक क्या रहते हैं, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट रहते हैं, ठीक है। तो जब हम 1 1 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये इस तरह से नेक्स्ट नंबर आता रहेगा, नेक्स्ट बाइनरी इक्विवेलेंट आता रहेगा डेसिमल का, ठीक है। तो अगर 0011 है, इसमें क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11011 कैरी था, 110 आ गया, देन 10100 आ गया, ठीक है। 1 क्या करें, सिंपली ऐड कर रहे हैं और उससे हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट बाइनरी नंबर आ रहा है जो कि
किसी पर्टिकुलर डेसिमल के इक्विवेलेंट है। तो देखिए बाइनरी नंबर्स में हमारे पास डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं। बिट क्या होता है? सिंगल बिट, ठीक है, एक सिंगल यूनिट बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 या 0 क्या है? एक सिंगल बिट है। निबल क्या होता है? निबल मीन्स 4 बाइनरी बिट्स, ठीक है। तो 4 बाइनरी बिट्स अगर हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है? निबल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? निबल बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइट। तो देखिए बाइट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइनरी बिट्स। अगर 8 बिट्स हैं हमारे पास, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स है, तो उसे क्या बोला जाता है? बाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे ये 8 बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं, तो ये क्या है? बाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम B0 से B3 की बात करेंगे तो ये क्या होता है? लोअर ऑर्डर निबल होता है, और 4 से 7 की बात करें तो ये हायर ऑर्डर होता है, ठीक है। और बिट्स अगर देखें तो देखिए B0 वाली जो बिट होती है ना, ये हमेशा होती है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। ये क्या होती है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे कम है। सिग्निफिकेंस देख रहे हैं हम तो इसकी सबसे कम है। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखेंगे तो ये कौन सी होती है? B7 होती है, ठीक है। B7 क्या होती है? आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इसका वेट कितना क्या रहता है? देखिए सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास ये है, अगर इसी को हम डेसिमल में देखें तो यहाँ पे अगर हम 0 या 9 कुछ भी कर दें तो इतना मैटर नहीं करेगा अगर कुछ अमाउंट है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने 1 का 9 कर दिया और 9 का 1 कर दिया तो देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई अमाउंट है ये तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमारी ये वाली बिट क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और ये बिट क्या होती है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। इसी तरह से हमारे पास एक टर्म आती है वर्ड। तो अगर 16 बाइनरी बिट्स को कंबाइन करते हैं हम तो वो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या रहता है? लोअर ऑर्डर बाइट, और ये क्या रहेगा? हायर ऑर्डर बाइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये भी पोजीशनड रहता है, इसमें 0 से 7 तक होता है, तो इसलिए इसमें 8 हम डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो हम बेस बनेगा वो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। और देखिए इसी के साथ अगर हम देखें ऑक्टल इक्विवेलेंट, डेसिमल और बाइनरी इक्विवेलेंट है हमारे पास। ऑक्टल इक्विवेलेंट देखें तो 7 के बाद देखिए 8 और 9 नहीं आएगा, ठीक है। 8 और 9 हम इस सिस्टम में यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 0 to 7 यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? 10, 11, 12, 13 एंड 14। आगे कन्वर्जन भी देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम सभी नंबर्स को याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी इक्विवेलेंट तो हम याद कर लेते हैं क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं। ऑक्टल इक्विवेलेंट तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आप 2-4 का याद कर भी लेंगे यहाँ तक, तो आगे और ज़्यादा नहीं याद हो पाएगा ये, ठीक है। तो इसको कन्वर्जन के थ्रू देखेंगे कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए बाइनरी नंबर्स जो हैं अगर हम देखें तो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। बहुत अगर हमने एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा डिजिट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बिट्स बहुत यूज़ होते हैं, तो मशीन्स के लिए तो ठीक है हैंडल करना, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने एक और तरीका सोचा जिससे हम बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएँ, और वो क्या है? आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी आपका क्या है? पोजिशनल वेटेड सिस्टम है। 0 से 9 और A से F ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? जो काउंटिंग अगर देखें तो ये क्या बन जाता है? 16 सिंबल्स की वजह से बेस इसका क्या बन जाता है? 16 बन जाता है। तो देखिए बेस इसका 16 है, तो ये हमेशा क्या होगा? 4 बिट्स, ठीक है। 4 बिट्स क्या होंगे? 1 हेक्साडेसिमल नंबर के इक्वल, ठीक है। 4 बिट्स क्या होंगे? 1 हेक्स डिजिट के इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब भी हम इसी तरह से ऑक्टल में, ठीक है, 8 होते हैं, ठीक है। ऑक्टल में कितने बिट्स कितने डिजिट्स यूज़ करें? हम 8 यूज़ करें, तो दैट इज़ 2⁻3। तो 3 बिट्स मिलके क्या बनता है? एक ऑक्टल डिजिट बनता है, ठीक है। 3 बिट्स मिलके क्या बनेगा? आपका एक ऑक्टल डिजिट बनेगा, और 1 हेक्स किसके इक्वल होता है? 4 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। 4 बिट्स के इक्वल 1 हेक्स होगा, और 3 बिट्स के इक्वल 1 ऑक्टल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास हम देखें तो बेस क्या है? 16, तो 2⁻4। इसका मतलब 4 बिट ग्रुप अगर है बाइनरी का तो वो क्या बन जाएगा? हेक्स डिजिट बन जाएगा। और हेक्स नंबर अगर देखें तो वो क्या होता है? 1/4 होता है द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर, ठीक है। तो वहाँ हेक्स नंबर क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। अगर 4 बिट्स एक हेक्स बना रहे हैं, 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 तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 4 × 4 16 बिट्स हो गए। लेकिन अगर हेक्स में देखें तो वो क्या है? 4 हेक्स डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसको क्या बना रहे? 1/4 हो गया, ठीक है। 1/4 ऑफ 16 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 ऑफ 16 क्या होगा? 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 16 बिट्स
एंड 4 हेक्स डिजिट्स, ठीक है, 4 हेक्स होगा। तो ये यूज़ कहाँ किया जाता है, ह्यूमन कम्युनिकेशंस में यूज़ किया जाता है जब भी कंप्यूटर के साथ करना होता है। तो ये हेक्स इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है। 0 से लेकर 7 तक, 9 तक तो एज इट इज़ 9 यूज़ करेंगे। 10 को हम क्या लिखते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वर्जन अमंग बेसेस, ठीक है। अब हमने ये डिफरेंट नंबर सिस्टम्स देखे, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। अब इनमें जब भी कोई भी नंबर दिया जाता है इसमें आपने कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में जो हमने पहले देखा उसमें से भी कुछ भी पूछा जा सकता है और साथ के साथ कन्वर्ट करना भी आ सकता है। आपको एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में दे दिया और दूसरे में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं इसमें। डेसिमल से हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, हेक्स से डेसिमल, डेसिमल से हेक्स, और इसी तरह से ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो आपस में सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नंबर सिस्टम्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल से हम बाइनरी में भी जा सकते हैं, ऑक्टल में भी और इसमें भी। इसी तरह से बाकी सबसे हम डेसिमल में भी जा सकते हैं, या और आपस में जो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, इस तरह से भी कन्वर्जन्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पहले डेसिमल से ही देखेंगे, तीनों में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल एंड डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो आपने करना क्या है, जो भी आपका डेसिमल नंबर गिवन है, जब बाइनरी से में कन्वर्ट करना है, जब भी डेसिमल से आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। जब आपने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड कर देना है, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो जो भी डेसिमल नंबर आपको गिवन है आपने 16 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 105 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब भी ये आपने याद रखना है, जब भी डेसिमल में दिया हुआ है ना, तो जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना है, अब यहाँ पे तो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा हमने देख लिया, लेकिन अभी हो सकता है 4 वाले बेस में आपको कन्वर्ट करना हो डेसिमल से, तो आपने 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे 105 आपको 10 बेस में दिया और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क देके क्या पूछ लिया गया कि 4 बेस में कैलकुलेट करो इसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जिस भी बेस में आपने कन्वर्ट करना है 10 को, डेसिमल को, उस वाले बेस से आपने इस वाले बेस से इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, जब भी ये डेसिमल में है, ठीक है। तो अब हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे, बार बार रिपीटेडली क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 52 एंड देन रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। इसी तरह से दोबारा 2 से डिवाइड किया, क्या आया 26, रिमाइंडर क्या आया 0, देन अगेन किया 13 एंड रिमाइंडर 0, इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, देन अगेन 3 एंड 0, देन अगेन 1 एंड 1, देन अगेन 0 एंड 1, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो अब ये आपका क्या आ जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 1 1 0 1 0 0 1। अब ये इस तरह से ये आपका क्या रहता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहता है। इस तरह से नहीं नोट करेंगे आप, हमेशा क्या करेंगे, यहाँ से नोट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन हो गया डेसिमल से बाइनरी में। नेक्स्ट अगर आपके पास डेसिमल में भी आता है, ठीक है, एक होल नंबर के साथ साथ डेसिमल नंबर भी है, सपोज जैसे अगर हमें दे दिया जाता है 105 हमने देखा, साथ में दे दिया 0.42, इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1045 को तो हमने जैसे यहाँ की है वैसे ही करेंगे आप, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और 42 को अलग से करेंगे, और 42 का क्या प्रोसेस रहेगा वो देख लेते हैं। देखिए 0.42 अगर है हमारे पास तो इसको क्या करेंगे आप, 2 से ना मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके पास है, डेसिमल से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास डेसिमल नंबर है और उसमें डेसिमल पार्ट भी है, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल पार्ट भी है अलग से, ठीक है। ये बेस 10 में दिया है, जब भी और किसी में कन्वर्ट करना है इसको तो आपने डिवाइड कर देना है, इस वाले को तो क्या करना है, डिवाइड करना है, और इस वाले पोर्शन को आपने क्या करते रहना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 84 आया, 0.84, और जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 0.84 आ रहा है वो लिख लिया,
देन 0.84 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.68 आया, तो 1 यहाँ पे लिख लिया। देन अगेन इसी तरह से लिख लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए या तो नंबर रिपीट होने लग जाएगा या कुछ प्लेसेस तक क्या है हम क्या करेंगे, इसे करेंगे, क्योंकि आगे आगे जितना जाते रहेंगे उसका वेटेज क्या है, कम होता रहेगा, ठीक है। तो 5 प्लेसेस तक कर लिया हमने। या कई बार क्या होता है वही डिजिट जो हैं वो रिपीट होने लगते हैं, अगर 3 के बाद ही रिपीट होने लगे तो वहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका स्टार्टिंग वाला रहेगा और लीस्ट सिग्निफिकेंट ये वाला रहेगा। तो 0.42 को हमने कन्वर्ट कैसे किया, 0.42 को हमने मल्टीप्लाई करते रहेंगे रिपीटेडली 2 से, और जो आपका पॉइंट से होल नंबर की तरफ जो भी आ रहा है ना उसे आप इधर लिखते रहेंगे अलग से, और वापस वो रिजल्ट में आपके काम आएगा, ठीक है। तो इसका 0.42 अगर डेसिमल में उसे बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 01101, 01101, ये क्या हो गया, बाइनरी में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट। नेक्स्ट अगर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो देखिए हमने क्या करना है, 204 अगर डेसिमल में दिया है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है, तो 8 से आप रिपीटेडली डिवाइड करते रहेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 16 एंड देन 44 बचा, 40 पे चला गया, 5 पे आ गया, ठीक है। 25 और 4 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये डिवीजन करना है आपने और कुछ नहीं, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसे 8 से, तो जो भी क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ, ठीक है। इसी तरह से चलते रहेंगे, जब यहाँ 0 आ जाएगा देन आप प्रोसेस को रोक देंगे और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट विल बी 314 इन ऑक्टल, ठीक है। 204 अगर डेसिमल में है, 314 बन जाएगा ऑक्टल में। इसी तरह से अगर हमारे पास जैसे बाइनरी में हमने किया था उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। अगर डेसिमल नंबर भी है तो 8 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे आप, 8 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को तो यहाँ पे 4.9872 आ गया, तो 4 यहाँ पे लिखा, देन 7 आ गया, देन 7 आ गया, देन 1 आ गया एंड देन 3 आ गया। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 0.6234 अगर डेसिमल में है तो वो क्या बन जाएगा ऑक्टल में, 0.47747713, ठीक है। इस तरह से ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कोई भी डेसिमल नंबर। देन देखिए डेसिमल से हेक्सा में कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा। अब हेक्सा का जो हमारा बेस है, ठीक है, जो भी बेस है ना दिया हुआ उससे आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हेक्सा का बेस दिया हुआ है तो अब यहाँ पे 2003 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देख लेंगे आप प्रोसेस, ठीक है। 125 आया और 3 लिख देंगे रिमाइंडर में, ठीक है। इसी तरह से फिर वापस से 126 को आप 125 को डिवाइड करेंगे 16 से, 7 आपके पास क्वोशिएंट आ जाएगा, 13 रिमाइंडर आ जाएगा, और फिर वापस जब किया 16 से 0 आ गया और 7 रिमाइंडर आ गया। अब हमारा क्या बन गया, ये 13 कन्वर्ट कर देंगे तो हेक्साडेसिमल में क्या बन जाएगा, D बन जाएगा और 7D3 आ जाएगा, ठीक है। 7D3 के आगे आपका रिजल्ट आ गया किसमें, हेक्साडेसिमल में, जब हमने डेसिमल नंबर 2003 को कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में। इसी तरह से अगर पॉइंट में होगा, ठीक है, डेसिमल नंबर होगा तो 16 से क्या करते रहेंगे आप, बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जो भी आपका डेसिमल से लेफ्ट साइड में आ रहा है उसे क्या करते रहेंगे, अलग से नोट, और उसे फिर वापस कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई भी 9 से ऊपर है तो उसे A to F में कन्वर्ट कर देंगे और फिर आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा, 1-2 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार 1-2 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट देखिए हम क्या देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। पहले हमने देखा डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे बाकी तीनों से, हेक्साडेसिमल से, ऑक्टल से और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको एक बाइनरी नंबर दिया है और डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं ना डेसिमल के, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, जो भी आपका होल नंबर वाला पार्ट है और ये जो डेसिमल नंबर वाला पार्ट है, दोनों के लिए अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। इसको तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1, 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3। और इधर आप क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 रेज़ टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 तो यहाँ पे आ गया, 1 2 3 इधर चलेगा आपका और -1 2 इधर चलेगा, ठीक है। और बाकी फिर बाद में आप क्या करेंगे, सब नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। जितने भी यहाँ पे नंबर्स आपके आएंगे उन्हें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे कैलकुलेट बाइनरी से डेसिमल में,
ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में 2 से 2 रेज़ टू पावर समथिंग से क्या कर रहे हैं हम, 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को। इसी तरह से अगर ऑक्टल में होगा नंबर, तो जो भी नंबर है उसको, अगर सपोज हमें नंबर दिया हुआ है 736, ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू पावर 0 से, फिर 8 रेज़ टू पावर 1 से, 8 रेज़ टू पावर 2 से। तो जो भी नंबर जिस भी बेस में है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उस बेस वाले जो भी उस वाले नंबर सिस्टम का बेस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं हर डिजिट को। ठीक है, 8 रेज़ टू पावर 0, 8 रेज़ टू पावर 1, 8 रेज़ टू पावर 2, या 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, या 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर 1, या कोई अगर नंबर सपोज 4 में दिया है, 6 में दिया है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपने, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे ये जो भी डिजिट्स हैं उन्हें, और 6 रेज़ टू पावर 0, 6 रेज़ टू पावर 1, और आपके पास डेसिमल डिजिट आ जाएगा, डेसिमल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करना है, तो देखिए क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0, 1, 2 एंड 3, इनसे क्या करेंगे, हर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे, देखिए ऐड करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 1 प्लस प्लस प्लस, सभी को क्या करा है, जो भी बेस उनका वेट बनता है, ठीक है, जो भी पोजिशनल वेट बनता है उससे मल्टीप्लाई किया एंड देन ऐड कर दिया। अभी ऐड करके जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वो देखिए किस में आएगा, वो आपका डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या स्टेप प्रोसेस रहेगा आपका, जो भी डिजिट है, जो भी आपको बाइनरी नंबर दिया है, 2 रेज़ टू पावर 0, 1, 2, 3, जो भी आपका डेसिमल से ये वाला नंबर है, ठीक है, इसको आप 2 रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल के बाद वाले 1 2 माइनस 1 2 से रहेंगे। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करके ऐड किया एंड देन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल में। इसी तरह से देखिए ऑक्टल से जब डेसिमल में जाएंगे तब भी यही प्रोसेस रहेगा। ये ऑक्टल नंबर है, तो 8 रेज़ टू पावर 0, 8 रेज़ टू पावर 1, 8 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर -1 -2, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐड करके आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करके देखें। ठीक है, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। तो देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, तो 16 रेज़ टू पावर 0, 1, 2, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इस पर्टिकुलर डिजिट को। ठीक है, जो भी पोजिशनल वेट है, ठीक है, उसके साथ उस पर्टिकुलर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल में। अब देखिए बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, या हमारा बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमने बात की थी कि 3 जो बिट्स हैं, अगर ऑक्टल में नंबर है, ठीक है, तो 3 बिट्स क्या होंगे, 3 बिट्स किसके इक्वल होंगे, एक बाइनरी बिट के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 ये पूरा बाइनरी नंबर है एक आपको जो गिवन है, इसके क्या बनाएंगे, 3 के पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, ये 3 का एक, ये एक 3 का, देन एक और 3 का। ठीक है, 3 के क्या बना लिए, पेयर्स बना लिए। अब 0 1 0 क्या होता है, बाइनरी में 0 1 0 ऑक्टल के किसके इक्वलेंट होगा, 2 के इक्वलेंट होगा। ठीक है, ये क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। 0 1 0 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। और 0 1 1 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये तीनों लिख देंगे हम, ठीक है, ये आपका नंबर था बाइनरी में और ये नंबर आपका किस में आ गया, ऑक्टल में आ गया। दैट्स इट। ठीक है, आपने क्या करना है, बाइनरी में अगर दिया हुआ है तो उसके 3 के क्या बनाने हैं, पेयर्स बना लेने हैं। अगर कोई लास्ट में यहाँ पे नई 3 बन रहा है, ठीक है, तो 0 एक ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 था तो 2 0 एज ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 के इनके क्या बनाए, पेयर्स बनाए और इनका इक्विवेलेंट आपने फाइंड आउट कर लिया क्या होता है। 0 1 1 क्या होता है, 3 होता है। 0 1 0 2 होता है। वो तीनों लिख लिए और 3 2 2 ऑक्टल में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम बाइनरी से ऑक्टल का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बाइनरी से जब हेक्साडेसिमल कैलकुलेट करना है तो उसके इसमें क्या करेंगे, 4 के बना लेंगे। ठीक है, 4 के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। ठीक है, तो ये 4 का बनाया, ये 4 का बनाया। अब ये किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है और ये किसके इक्वल होता है, D के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, D2 16। ठीक है, ये किस में आ गया, हेक्साडेसिमल में आ गया। जब भी बाइनरी से डेसिमल जाना है तो 4 के बनाएं और उसे कन्वर्ट करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जब बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो 3 के आपके पेयर्स बनेंगे और फिर आपका कन्वर्ट करके वो रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमने ऑक्टल से बाइनरी में जाना है या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे,
देखिए 3 ये ऑक्टल का नंबर है, ठीक है, ये किसका नंबर है, ऑक्टल का नंबर है। तो 4 को क्या लिखते हैं हम बाइनरी में 100, 6 को क्या लिखते हैं 110, 3 को क्या लिखते हैं 011, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत में मैंने बोला था कि जो बाइनरी नंबर्स हैं वो आप याद कर लें, ठीक है, 15 तक याद कर लें, ठीक है, 7 तक तो कम से कम याद करें, 15 तक नहीं भी होते हैं तो आगे +1 करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें कि अदरवाइज आप 1 2 3 4 वाला जो कोड है वो आगे डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो 4 को हमने क्या किया 100 एंड देन 6 को 110 एंड देन 3 को आपका क्या बना 011, ठीक है। वो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर दिस, ठीक है। यहाँ तक बन गया ना आपका। तो यहाँ पे 1111 अगर होगा 1111 अगर होगा तो ये क्या बना 8 एंड देन दिस इज 4 एंड देन दिस इज 2 एंड 1, ठीक है। तो आप 8421 वाला कोड की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 011 है तो देखिए ये क्या बनता है 3 बनता है, 2 + 1 क्या बना 3 बना, और कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 0 है, 3 बिट्स ही हैं, और ये 110 है। तो देखो 110 से क्या बनेगा 11 मतलब 4 और 2 वाली प्लेस पे 1 है, तो ये क्या बना 6 बना। इसी तरह से 100 है तो ये क्या बना 4 है, 4 वाले प्लेस पे 1 है सिर्फ, तो ये क्या बना 4 बन गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या था 364 था, इसके इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लिए और ये क्या आ गया आपके पास बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। इसके तीनों नंबर्स के को कितने डिजिट्स में आपने कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करना है 3 में करना है। जब ऑक्टल होगा तो 3 में इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे और फिर वापस उन्हें ज्वाइन करके आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑक्टल में। अब इसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं तो जो भी आपके नंबर दिया हुआ है हेक्सा में उसे 4 बाइनरी बिट्स में आप रिप्रेजेंट करेंगे। कितने में करेंगे 4 में करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे उन्हें ऐड करके आपका क्या आ जाएगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। 2 को क्या कैसे हमने जब कन्वर्ट किया तो क्या आएगा 0010 और बी के लिए क्या आ जाएगा 1010। बी क्या है बेसिकली 9 तक हमारा क्या है चल रहा है और ए क्या है 10 है और बी क्या है 11 है। तो 8421 अगर आप कोड देखें तो 11 किन किन को मिला के बनेगा, इसको इसको और इसको, दैट मीन्स 1011, ठीक है। बी क्या बन गया 1011 बन गया। इस तरह से आप 8421 कोड को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो 8421 वाला कोड यूज़ करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बस थोड़ी सी इसकी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिर जहाँ एक बार याद हो गया ना फिर आप कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो डाउट नहीं होगा, अदरवाइज इसमें क्या हो जाता है कन्फ्यूजन हो जाती है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके रहते हैं कन्वर्जन्स, ठीक है। ये इस तरह से हम सारे जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं उन्हें एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जो भी नंबर हमें दिया जाता है उससे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो देखिए ये ऑक्टल में है, इसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके 4 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो जब भी आपने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करना है तो पहले उसे क्या करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जब उन्हें मिक्स इकट्ठा लिख लिया तो क्या करेंगे 4 के पेयर्स बना लेंगे इंस्टेड ऑफ 3। अब क्या करें हम 4 के पेयर्स बनाएंगे, 4 का पेयर बन गया। अब 1111 क्या होता है एफ के इक्वल होता है, 0100 किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है, और यहाँ से हमें ऑक्टल से क्या मिल गया हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट मिल गया, हेक्स नंबर मिल गया, ठीक है। ऑक्टल नंबर से क्या मिल गया हेक्स नंबर। तो ऑक्टल से हेक्सा में जाना है या हेक्सा से ऑक्टल में जाना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। ऑक्टल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो अब हेक्सा में जाने के लिए कितने के पेयर्स बनेंगे 4 के बनेंगे और जो उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हेक्स नंबर। इसी तरह से अगर हेक्सा में से ऑक्टल में जाना है तो हेक्स नंबर लिखेंगे, देन 4 बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है। 4 में लिखेंगे इसे, जब भी हेक्स की बात हो रही है तो 4 में लिखना है। अब बाइनरी में आ गया, देन 3 में क्या करेंगे इसे कन्वर्ट पेयरिंग करेंगे। अब 010 क्या होता है 2, 011 क्या होता है 3, 001 क्या होता है 1 एंड 010 क्या होता है 3। अब ये किस में आ गया ऑक्टल में आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया ऑक्टल नंबर आ गया, ठीक है। तो ये थे आपके कन्वर्जन सारे। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फाइल्स और टाइप्स ऑफ फाइल्स का। तो देखिए फाइल्स क्या होता है जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो किस में कर रहे हैं फाइल्स में कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। लंबे समय के लिए अगर हम करना चाहते हैं
तो हमें फाइल्स के रूप में उन्हें स्टोर करना पड़ता है। अब ये फाइल्स में किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, पिक्चर्स हो, किसी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब जब भी हम एक्सेस करेंगे इन्फॉर्मेशन को, अभी एक्सेस भी करना चाहेंगे हम, उसमें से कुछ इंसर्ट भी, डिलीट भी, कुछ भी करना चाह सकते हैं हम ना, अपडेट भी करना चाहेंगे, तो अलग अलग मैकेनिज्म्स, हम अलग अलग ऑपरेशंस किसी भी फाइल पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हर फाइल का क्या होता है, अपना एक नाम होता है और हर फाइल का एक टाइप होता है। अगर हम पीपीटी बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो वो क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और उसका एक्सटेंशन भी होगा डॉट पीपीटी। ठीक है, इसी तरह से डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे डॉट डॉक होगा। सी की फाइल्स बनाते हैं हम, और भी जितने भी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी ही क्या बनती है, एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो डॉट पीडीएफ, एडोब एडिटर की फाइल है तो उसमें डॉट पीडीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम फाइल को स्टोर करते हैं, ठीक है, जब भी हम फाइल को सेव करते हैं, तो एक तो उसका नाम आता है और एक साथ में टाइप ऑफ फाइल, जो किससे पता चलता है, एक्सटेंशन से पता चलता है। तो देखिए नाम जो है फाइल का वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड नेम होना चाहिए, और टाइप क्या होना चाहिए, टाइप मीन्स जो भी एप्लीकेशन जिसके साथ भी वो फाइल लिंक्ड है वो वाली होती है। ठीक है, तो फाइल के साथ हमेशा क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जिसकी फाइल बना रहे हैं हम, नोटपैड है, टेक्स्ट पैड है, सिंपल भी फाइल बनाए तो भी वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की को बिलोंग करेगी। ठीक है, तो नेम होगा फाइल का और साथ के साथ क्या होगा, एक्सटेंशन होगी फाइल की। तो सिस्टम रिट्रीव करेगा कंटेंट्स फाइल, जब भी हम कोई किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साथ के साथ क्या होता है, ओपन हो जाता है। कोई भी डॉक फाइल है, जब भी उसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, MS वर्ड ओपन हो जाएगा साथ में। ठीक है, वर्ड ओपन होगा और उसी सॉफ्टवेयर में क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगी, हमारी फाइल ओपन हो जाती है। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स में हमारे पास 4 फाइल्स देखेंगे हम। ठीक है, ऑर्डिनरी फाइल्स और सिंपल फाइल, देन वी हैव डायरेक्टरी फाइल, आफ्टर दैट वी हैव स्पेशल फाइल्स एंड फीफो फाइल्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे पास आती है ऑर्डिनरी फाइल या सिंपल फाइल। तो देखिए जब भी हम कोई भी फाइल को यूज़ करें, कोई भी एप्लीकेशन में, जैसे नोटपैड में, पेंट में, सी प्रोग्राम, सॉन्ग्स में, कोई भी फाइल जब इंडिविजुअली एक एक फाइल बना रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक फाइल बना दी, देन और किसी टास्क के लिए दूसरी फाइल बनाई। ठीक है, इस तरह से जब भी इंडिविजुअल फाइल्स बनाते हैं ना, तो वो क्या होती हैं, ऑर्डिनरी फाइल्स या सिंपल फाइल्स। ठीक है, और जब भी हम बनाते हैं एडिशन, ठीक है, एक फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स, ठीक है, एक फोल्डर है सपोज, उसी के अंदर अलग अलग डिफरेंट फाइल्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फोल्डर से रिलेटेड है। मतलब कोई एक फोल्डर बनाया जिसमें हमने सपोज बना लिया कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड ही सभी डेटा होगा। ठीक है, एक फोल्डर बना लिया अपने सिस्टम में। ठीक है, अब वो फाइल्स कौन सी होंगी, डायरेक्टरी फाइल्स होंगी। ठीक है, वो उन फाइल्स को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्टरी फाइल्स, जो उस पर्टिकुलर फोल्डर से रिलेटेड है। ठीक है, सो दीज फाइल्स आर स्टोर्ड इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी और फोल्डर, और ये वाले इन्हें क्या बोला जाएगा, डायरेक्टरी फाइल बोला जाएगा। और ये एक डायरेक्टरी से, और उसी में ही क्या होता है, पर्टिकुलर उसी डायरेक्टरी में स्टोर हो जाती है। तो अब हमने एक फोल्डर बना लिया सॉन्ग से रिलेटेड, तो उसमें हम सारे सॉन्ग्स की फाइल्स जो हैं वो ऐड कर देंगे, तो वो फाइल्स क्या हो जाएंगी, हमारी डायरेक्टरी फाइल्स हो जाएंगी। देन हमारे पास आता है स्पेशल फाइल्स। तो देखिए स्पेशल फाइल्स कौन सी फाइल्स होती हैं, जो यूज़र क्रिएट नहीं करता है, बल्कि जो सिस्टम को रन करने के लिए पहले से हमारे सिस्टम में होती हैं। ठीक है, जैसे विंडोज़ अगर हम डालते हैं तो विंडोज़ से रिलेटेड बहुत सी फाइल्स होती हैं, तो उस तरह की फाइल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल फाइल्स बोलते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाली फाइल्स को हम यूज़र क्रिएट नहीं करता है, और जनरली इन फाइल्स को सिस्टम में बाय .sys एक्सटेंशन से क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे सिस्टम में खोल के ओपन करके, तो वहाँ पे .sys एक्सटेंशन से ये वाली फाइल्स स्टोर्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फीफो फाइल्स। तो देखिए फीफो फाइल्स क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल्स। तो ये सिस्टम यूज़ करता है एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसेस को। ठीक है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, अलग अलग से जो डिफरेंट प्रोसेसेस आ रही है उन्हें क्या कर रहा है, एक फाइल में ऐड करता चला जा रहा है, और जो पहले आई थी उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करता चला जा रहा है। ठीक है, एक मेंटेन करता है ऑर्डर सिस्टम, सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या करता है, रिक्वेस्ट जो भी आई हुई थी उन्हें क्या करता रहता है, फुलफिल करता रहता है। तो इस तरह से अगर डेटा को सेव करा जा रहा है प्रोसेसेस को, ठीक है, कि एक फाइल में, ताकि उसी ऑर्डर में उन्हें क्या किया जाए, प्रोसेस किया जाए, तो वो फाइल्स क्या हो जाती हैं, हमारी फीफो फाइल्स हो जाती हैं। दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था हमारा फाइल से रिलेटेड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में जो हमारे टोटल कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे देख लिए। ठीक है, ओवरव्यू था कंप्यूटर्स का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे, देन डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, आफ्टर दैट वी
हैविंग डेटा रिप्रेजेंटेशन एनालॉग की फॉर्म में, डिजिटल की फॉर्म में, देन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं, और टाइप्स ऑफ फाइल्स और फाइल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सारा आपका सिलेबस था। फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का। ठीक है, टोटल आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट सब्जेक्ट आज अपना डे 2 पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। ठीक है, आप अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है।